हेलो दोस्तों। अब हम इस वीडियो में जो क्वेश्चन बनते हैं रुधिर परिसंचरण से उनको डिस्कस कर लेते हैं। आपने कितना सीखा वो आप देख सकते हैं। आपने जो वीडियो मैंने डाली हुई है जिसमें रुधिर परिसंचरण के बारे में समझाया हुआ है वहां से आपने कितना सीखा वो आप नोट कर सकते हैं। एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग कितना होता है? तो वजन के बारे में हमने बात की थी उस वीडियो में, अगर आपने देखा हो तो 300 जो होता है वो वयस्क मानव का वजन होता है हृदय का 300 से 350 ग्राम। ठीक है, ये यहाँ पर नोट करिए कि इसने क्या बताया है। महिलाओं में 250 से 300 और 300 से 350 पुरुषों में होता है। 72 बार दिल धड़कता है एक मिनट में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता? तो मानव रक्त में नहीं पाया जाता, देखो ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी का नाम। ठीक है, आपको अगर पहले ऑप्शन से, ठीक है, लिम्फोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट और मोनोसाइट। तो इसमें कॉन्ड्रोसाइट हमने नहीं पढ़ा था, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और ल्यूकोसाइट के बारे में हमने डिस्कस किया था वहां पर कि ये क्या होते हैं, मानव रक्त में पाए जाते हैं, लेकिन कॉन्ड्रोसाइट नहीं पाया जाता रक्त में। रक्तचाप का बल, रक्तचाप का बल तो क्या होता है? इसमें रक्त नसिकाओं की दीवारों पर जो बल लगता है उसको रक्तचाप का बल कहते हैं। ठीक है, हमने बात की थी कि जो ध्वनि वगैरह होती हैं उनकी जो दीवारें होती हैं उन पर जो बल लगता है उसे रक्तचाप का बल कहते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर का बल कह सकते हैं। इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता? तो फिर से वही क्वेश्चन, मानव रक्त में नहीं पाया जाता कॉन्ड्रोसाइट। रक्तचाप का बल रिपीट हो गया। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो धमनियों पर, दीवारों पर जो रक्त होता है उसको धकेलने का प्रेशर होता है। प्रत्येक दिल की धड़कन के साथ बल उत्पन्न होता है क्योंकि रक्त को हृदय से रक्त वाहिकाओं में पंप किया जाता है। आगे चलते हैं, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। कार्ल लैंड स्टीनर को इनमें से किसके लिए जाना जाता है? तो कार्ल लैंड स्टीनर को रक्त समूहों के वर्गीकरण की खोज, रक्त समूह जो हमने जो ब्लड के समूह थे, ब्लड ग्रुप जिनको बोलते हैं, उनके बारे में एक वीडियो अलग से बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे रक्त समूह को देख सकते हैं। तो कार्ल लैंड स्टीनर जी ने उसकी खोज की थी। आधुनिक रक्त समूह का पितामह बोला जाता है। ठीक है, 14 जून को उनके जन्म दिवस को विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कार्ल लैंड स्टीनर को इनमें से किसके लिए जाना जाता है? हमने अभी डिस्कस किया कि रक्त समूह के वर्गीकरण की खोज। ठीक है, आगे चलते हैं। 14 जून को मनाया जाता है रक्त दिवस। रक्त में डैश नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिनमें से लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। तो क्या होती हैं? एक प्लाज्मा नामक द्रव्य होता है जिसमें ये तीनों चीज पाई जाती हैं। प्लाज्मा नामक द्रव्य होता है जिसमें तीनों चीज पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इन्हीं से मिलकर हमारा रक्त बनता है। अब यहाँ पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कहता है कि मानव शरीर के भार का लगभग कितना होता है? 7 से 8% होता है रक्त। ठीक है, रक्त कितना पाया जाता है हमारे शरीर में? 7 से 8%। मानव शरीर का जितना भार होता है उसका 7 से 8%। यह कैसा होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, पीएच मान इसका 7.4 होता है और ब्लड में प्लाज्मा नामक तरल पदार्थ होता है। इसमें लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। रक्त का मुख्य कार्य एक अंग से दूसरे अंग में O2 और CO2 उत्सर्जित पदार्थ, हार्मोन आदि का परिवहन करना होता है। ये सब मैंने आपको वीडियो में समझाया हुआ है, जो कि इनकी स्पेशल वीडियो मैंने बनाई हुई है, बोर्ड पर समझाया हुआ है, वहां आप जाकर देख सकते हैं अगर आपने नहीं पढ़ा है। रक्त का तरल हिस्सा प्लाज्मा होता है जिसमें 90% पानी होता है और 10% प्रोटीन होता है, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, और लैंड स्टीनर जी ने 4 समूहों के बारे में बताया था, ए बी, ए बी और ओ। ए बी और ओ, हमने इस समूह को अलग अलग डिस्कस किया हुआ है। आगे चलते हैं। मानव शरीर में आरबीसी का क्या कार्य है? शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना, पहला ऑप्शन यही सही हो जाता है। आरबीसी जो होती है, आरबीसी जो होती है उस पर ही बैठकर ऑक्सीजन जाती है और हमारे शरीर पे सभी अंगों को प्रवाहित हो जाती है ऑक्सीजन। ठीक है, आरबीसी ही लेकर जाती है। लाल रुधिर कणिकाओं में
लोहयुक्त प्रोटीन पाया जाता है। कैसा प्रोटीन होता है? लोहयुक्त, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन कम या ज्यादा हो जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक वर्णक होता है, जिसके कारण रुधिर कणिकाएं लाल होती हैं। ठीक है, हीमो का मतलब, हीमो से मतलब लाल रंग से है। मानव शरीर में आरबीसी का मुख्य कार्य शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाना, यानी कि उसी पर बैठकर ऑक्सीजन जाएगी और अंगों तक जाएगी और अंगों से फिर से उसी पर बैठकर कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ जाती है। ये हमने डिस्कस किया हुआ है वीडियो में। फिर से कौन सा कथन इसमें से गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? रक्त ज्ञानेंद्रियां इनपुट में मदद करती हैं। तो रक्त ज्ञानेंद्रियां इनपुट में मदद करती हैं, ये इसमें गलत है। पहला देख लीजिए, रक्त शरीर को बीमारी से बचाता है। बिल्कुल बचाता है। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़ों तक ले जाता है। बिल्कुल ले जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से फेफड़ों तक लाएगा तभी तो उसमें ऑक्सीजन मिलेगा। और रक्त ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों में लेके जाता है, ये भी सही है। तो रक्त ज्ञानेंद्रियां इनपुट में मदद करती हैं। ये देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। मानव शरीर में उपस्थित रक्त में श्वेत कणिकाओं द्वारा शरीर के रोगों से बचाने में मदद की जाती है। रक्त ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों में ले जाया जाता है। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़ों तक ले जाता है, जिसे फेफड़ों द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। तो इसमें जो इनपुट वगैरह वाला हिसाब है, ये कहीं भी डिस्कस नहीं किया हुआ, ये गलत है। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? तो परिसंचरण तंत्र का अंग कौन नहीं है? परिसंचरण तंत्र का अंग, ये देख लीजिए, यहां पर है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? तो इसमें से बताना है आपको परिसंचरण तंत्र का अंग कौन नहीं होता? बड़ी आंत। तो जितना भी हमारा, जहां से हमारी रक्त से रिलेटेड चीजें होती हैं, हृदय होता है और फेफड़े होते हैं, धमनियां होती हैं, ये सब हमारे परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है। लेकिन बड़ी आंत जो होती है, ये हमारे पाचन तंत्र का हिस्सा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें क्वेश्चन के हिसाब से सही हो जाएगा। ठीक है, कौन मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है? तो कोई एक चीज ऐसी है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों तक, मैंने बताया अभी कि आरबीसी ऐसी चीज होती है, ठीक है, जो कि उसे लेके जाती है। और इसमें आरबीसी का कहीं पे नाम नहीं लिया हुआ, तो आरबीसी की जगह फिर क्या आ जाएगा? हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित होता है ना, इसलिए। ठीक है, ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी भागों तक ले जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से वापस फेफड़ों तक लाता है। मनुष्य में इनमें से किसका ऑक्सीजन के प्रति उच्च संबंध है? ठीक है, आपको ऑक्सीजन के प्रति किसका उच्च संबंध हो जाएगा? तो हीमोग्लोबिन का ही हो जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही उसे लेके जा रहा है अंगों तक। कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाता है, सभी शरीर के अंगों एवं कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के अंगों से फेफड़ों में पहुंचता है। हीमोग्लोबिन से तात्पर्य लाल रक्त कोशिकाओं में उपस्थिथ प्रोटीन से है। शरीर के आयरन का लगभग 70% भाग हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से शारीरिक गतिविधियां, थकान और अक्षमता होती है। शरीर में एनीमिया से ग्रस्त हो जाता है शरीर। ठीक है, आगे चलते हैं। मानव रक्त का सामान्य प्रंकुचन दबाव, सिस्टोलिक प्रेशर। अब ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो चीज होती हैं, ये मैंने अच्छी तरह से वहां पे समझाया हुआ है। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाकर के देख सकते हैं, मैंने अच्छी तरह से डिस्कस किया हुआ है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। मानव रक्त का सामान्य, तो सामान्य कितना होता है? सिस्टोलिक पूछ रहा है, तो सिस्टोलिक होता है 120 और दूसरा होता है 80। ठीक है, डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 120 होता है और डायस्टोलिक प्रेशर यहाँ पे इसने डिस्कस कर दिया, ये देखो डायस्टोलिक होता है। ठीक है, इसमें 80 होता है। ठीक है, तो ये रुधिर दाब होता है, इसको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, पहले को सिस्टोलिक और दूसरे को डायस्टोलिक बोलते हैं। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी, तो धमनी महाधमनी में आ जाएगी। ठीक है, अरोटा जिसको बोल रहे हैं, इसके बारे में भी वहां जिक्र किया हुआ है, पूरा हृदय बना करके समझाया हुआ है आपको। सबसे बड़ी तथा मुख्य धमनी होती है जो हृदय के बाएं निलय से आरंभ होती है तथा इसमें से ऑक्सीजन युक्त रक्त सारे शरीर में उत्कोश में ऑक्सीजन का संचरण करता है। यह धमनी दैहिक तथा फुसफुसीय रक्त परिवहन करती है। ठीक है,
दैहिक कोशिकाओं और शिरा तंत्रों से होती है, पुनः हृदय के दाहिने अलिंद में वापस जाती है। मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? शरीर की पूछ रहा है, तो मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी है? 7.35 से लेके 7.45 तक। ठीक है, तो जो मानव जो उदासीन होता है वो 7 पे होता है। ठीक है, पीएच मान 7 पे उदासीन होता है, जो जल का होता है या फिर लवण का होता है। समुद्री जल का पीएच मान 8.4। ठीक है, ये अम्लीय होता है, सॉरी क्षारीय होता है। और रक्त का 7.4, ये भी क्षारीय होता है। जो हमारी लार होती है ये अम्लीय होती है, 6.5। दूध भी अम्लीय होता है, 6.4। सिरका तो होता ही है अम्लीय, 2.4। और नींबू 2.2। अलग अलग इनके पीएच मान पूछ लेता है। मानव शरीर का पीएच स्तर कितना होता है? फिर से आया है, तो 7 से 7.8 क्षारीय होता है हमारा। जो मानव शरीर का पीएच होता है वो क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। सबसे छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? सबसे छोटी रक्त वाहिकाओं को केशिका कहा जाता है, जिसमें से रुधिर बहता है उन्हें केशिका बोलते हैं। ठीक है, जो व्यास में कितनी होती है? 5 से 10 माइक्रोमीटर के होती हैं, 5 से 10 माइक्रोमीटर। केशिकाएं वेल्वल्स और धमनी के बीच रक्त पहुंचाती हैं। धमनियों के रक्त वाहिकाएं होती हैं। ठीक है, धमनियां वे रक्त वाहिकाएं होती हैं जो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं। कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है? तो फाइब्रिनोजिन जो होता है ये प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित होता है। फाइब्रोप्लास्टिन रुधिर के कैल्शियम आयरन से क्रिया करके थ्रोम्बोप्लास्टिन बनती है। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयरन तथा ट्रिपेज नामक एंजाइम के साथ क्रिया करके निष्क्रिय प्रोथ्राम्बिन को सक्रिय तथा थ्रोम्बिन नामक पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। यह सक्रिय थ्रोम्बिन रुधिर के प्रोटीन फाइब्रिनोजन पर क्रिया करता है और उससे फाइब्रिन में परिवर्तित कर देता है। और फिर क्या होता है? फिर ये फाइब्रिन बारीक एवं कोमल तंतुओं का जाल बना देता है, जिससे हमारा जो रक्त का थक्का है वो बनने में मदद होती है। ये पूरी प्रक्रिया मैंने वहां पे समझाई हुई है। इसमें हमें आपको ये बताना था केवल कि प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन, रक्त का स्कंदन यानी कि रक्त का थक्का, रक्त के स्कंदन से मतलब रक्त का थक्का, तो कौन बनने में मदद करता है? फाइब्रिनोजिन। एक पारंपरिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण जिसमें चिकित्सक को पारे की कॉलम में उतार चढ़ाव नजर आता है। ठीक है, और हस्तचालित वायु पंप जिससे जुड़ा रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ये मरकरी कॉलम से इसको जानते हैं। एक पारस्परिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण को क्या बोलते हैं? स्फिग्मोमीटर बोलते हैं, रुधिर मापी बोलते हैं इसको। इस यंत्र में एक पंप होता है जिसमें रबड़ की एक नलिका लगी रहती है। यह नलिका आगे चलकर 2 भागों में विभाजित होती है। इसका एक भाग पारद HG यंत्र से जुड़ा रहता है। स्फिग्मोमीटर का आविष्कार प्रसिद्ध वैज्ञानिक वॉन वॉच ने 1881 में किया था। इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल सार्वभौमिक दाता? तो दाता कौन होता है? ओ रुधिर समूह वाला सार्वभौमिक दाता होता है, जो सबको रुधिर दे सकता है। ठीक है, और इसमें भी O-, अगर माइनस और प्लस आ जाए तो O- सबको देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और सर्वग्राही कौन होता है? AB सबका खून ले सकता है। ये सब डिस्कस किया हुआ है वीडियो में। इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है? तो AB और O। ठीक है, ये तो है लेकिन C नहीं है, तो C गलत हो जाएगा। इस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता, अभी दाता की बात हुई है, तो O सबको देता है खून। वह विकल्प चुनिए जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो एक शरीर के वजन के लगभग कितना होता है? ये हमने अभी डिस्कस किया है
कि शरीर के वजन के लगभग 7 से 8% होता है, लेकिन यहाँ पर 1.7 और 1.8% दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो शरीर का जो वजन होता है उसका 7 से 8% खून होता है। औसत 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। यह शरीर का 1/13 भाग घेरे हुए है। परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसमें कौन सा विकल्प सही नहीं है? केवल रक्त ही श्वेत प्रवाही संयोजी ऊतक है। तो ऐसा नहीं है, ये इसमें गलत है। डी जो होता है ये इसमें गलत है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 6.8 लीटर तक हो सकती है। ठीक है, लाल रुधिर कणिकाओं की आयु 115 से 120 दिन होती है। कुल भार का 7.8% होता है। ठीक है, परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो परिसंचरण तंत्र के बारे में ये हमने क्वेश्चन कर लिया है। रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है, शेष 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। तो कौन होता है? प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम, अन्य पदार्थ होते हैं। सामान्य मानव रक्त कैसा होता है? क्षारीय होता है। अभी हमने बात की कि हमारा रक्त कैसा होता है? क्षारीय होता है। 7 से ऊपर उसका पीएच मान होता है। तो 7.35 से 7.45 के बीच इसने यहाँ पे बताया है, इतना इसका पीएच मान होता है, इसलिए क्षारीय होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब होता है तो 120/80, ये तो नॉर्मल बच्चे को भी पता है। अब इसमें आपको ये पता लग गया कि इसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 होता है। ठीक है, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए हाइपरटेंशन क्या होता है और हाइपोटेंशन। तो उच्च दाब, जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उसका हाइपोटेंशन बोलते हैं, ब्लड प्रेशर लो होता है तो हाइपोटेंशन बोलते हैं। रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? तो प्लाज्मा। प्लाज्मा रक्त का पीले रंग का एक तरल घटक है जिसमें पूर्ण रक्त की रक्त कोशिकाएं सामान्य रूप से निलंबित रहती हैं। यह कुल रक्त की मात्रा का 55% होता है। इसका अधिकतर अंश जल होता है। जो प्लाज्मा होता है इसका अधिकतर अंश जल होता है, जिसमें प्रोटीन, शर्करा, थक्का जमाने वाले कारक जैसे फाइब्रोनोजिन, अभी बात हुई थी, खनिज, आयरन, हार्मोन, कार्बन डाइऑक्साइड घुले रहते हैं। प्लाज्मा ही भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे के परिवहन की क्रिया को पूर्ण करता है। रक्त में पाए जाने वाला शरीर के ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है कौन? लाल रक्त कोशिकाएं। मैंने बताया कि ऑक्सीजन के परिवहन में कौन सहायक है? केवल आरबीसी। ठीक है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है और उसी की सहायता से ये ऑक्सीजन को पूरे शरीर में फैलाता है। रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, जेई में रिपीट हुआ है 19 में। तो आरबीसी। डैश ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है? तो मांसपेशी ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। मांसपेशी जब थोड़ी बड़ी हो जाती हैं तो वो रक्त वाहिकाओं को दबाती हैं। ठीक है, तो उसके व्यास थोड़ा कम हो जाता है दबाव पड़ने से। ठीक है, मांसपेशी शरीर के अन्य अंतरंगों को बनाने और उनके शरीर के अंदर फैलने और सिकुड़ने आदि की शक्ति उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण है। पतली लंबी संकुचित पेशी कोशिकाओं जिन्हें पेशी तंतु कहते हैं, इन पेशी तंतु के ऊतकों को पेशी ऊतक कहते हैं। ये मांसपेशी ऊतक शरीर के रक्त वाहिकाओं के व्यास को परावर्तित करने में सहायक होते हैं। मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? तो दिल की फंक्शनिंग जांच के लिए, दिल पूरी तरीके से फंक्शन में धड़क रहा है या नहीं, उसके लिए पल्स दर नोट की जाती है। दिल की फंक्शनिंग जांच के लिए पल्स दर वह है जिस पर दिल धड़कता है। ठीक है, जैसे कि दिल की रक्त पंप होता है, इससे त्वचा की सतह के करीब कुछ रक्त वाहिकाएं स्पंदन महसूस करती हैं। एक वयस्क के लिए सामान्य पल्स दर 60 से 100 मिनट की दर से धड़कता है। मानव हृदय की सामान्य धड़कन औसतन प्रति मिनट होती है।
तो ये होती है 60 से 100। धड़कन की बात हो रही है, 60 से 100। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो जो एंजियोप्लास्टी होती है ये हृदय पर होती है। मानव शरीर के हृदय अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है। एंजियोप्लास्टी एक ऐसी सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें हृदय की मांसपेशियों और ब्लड सप्लाई करने वाली रक्त वाहिकाओं को खोला जाता है। ठीक है, वो बंद हो जाती है, उन्हें खोला जाता है। मेडिकल भाषा में इन रक्त वाहिकाओं को कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। डॉक्टर अक्सर दिल का दौरा और स्ट्रोक जैसी समस्याओं के बाद एंजियोप्लास्टी का सहारा लेते हैं। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? हीमोग्लोबिन में कौन होती है? लोहा पाया जाता है। ठीक है, लाल रंग का होता है इसीलिए। ठीक है, लोहा नामक पदार्थ पाया जाता है। हीम नामक रंजक के कारण इसका रुधिर का रंग कैसा होता है? तो हीम का अर्थ मैंने बताया था, हीम का अर्थ लाल रंग होता है। ठीक है, प्रोटीन ग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की अपूर्व क्षमता रखता है। इससे रक्त श्वसन गैसों के संवहन करता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले लौह यौगिक हिमेटिन है। सामान्य व्यक्ति के रक्त में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा 15 ग्राम से 15 ग्राम पर 100 ml, 100 ml में 15 ग्राम होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। तो कौन पाया जाता है? हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? हीमोग्लोबिन रक्त में। हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? तो हीम नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। मानव रक्त प्लेटलेट्स डैश छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनने में मदद करता है। तो अभी हमने बात की थी कि प्रोथ्राम्बिन छोड़ते हैं वो। ठीक है, रक्त प्लेटलेट्स में से क्या निकलता है? प्रोथ्राम्बिन। इसकी पूरी प्रक्रिया है। प्रोथ्राम्बिन छोड़ते हैं जो रक्त के थक्का बनने में मदद करते हैं। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। तो यहाँ से आपको विटामिन अगर पूछे तो विटामिन के है, लेकिन अगर प्रोटीन पूछे तो प्लेटलेट्स में से क्या निकलता है? तो प्रोथ्राम्बिन निकलता है, वो थ्रोम्बिन बन जाता है फिर बाद में। रक्त में सफेद रक्त कण शरीर में संक्रमण से बचाते हैं। तो जो भी हमारी WBC होती है वो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली के रूप में कार्य करती हैं, जो कि जीवाणुओं, कवकों और परजीवियों के आक्रमण से शरीर को बचाती हैं। इनकी जो संख्या होती है 6000 से 11000 प्रति क्यूबिक मीटर mm होती है। ठीक है, ल्यूकोसाइट इनको बोलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में ये बात हुई थी, थोड़े पहले या दूसरे क्वेश्चन में बात हुई थी कि ल्यूकोसाइट उनमें से कौन सी चीज हमारे रुधिर में नहीं पाई जाती, ऐसा कुछ पूछा हुआ था। सामान्य मानव का खून बहने की समय और जमने का समय लगभग कितना होता है? तो अगर कहीं से कट लग जाए तो बहने का समय और कटने का समय कितना होता है? 2 से 7 और 3 से 5 मिनट में, 3 से 10 मिनट में वो जम भी जाता है। ठीक है, बहने का समय 2 से 7 मिनट तक बहेगा और 3 से 10 मिनट के अंदर वो बंद भी हो जाएगा। ठीक है, विटामिन के इसमें थक्का जमाने में मदद करता है। रुधिर प्लाज्मा में प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन का निर्माण रक्त में होता है, उससे ये बनता है थक्का। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? तो लाल रक्त कोशिकाएं। मानव शरीर में मौजूद लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इसके कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। इसकी औसत आयु 120 दिन होती है। कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? तो पल्मोनरी धमनी जो होती है वो अशुद्ध रक्त संचार करती है। पल्मोनरी धमनी जो होती है ये अशुद्ध रक्त संचार करती है, जबकि धमनियां जो करती हैं वो शुद्ध रक्त का संचार करती हैं। तो इनमें से पूछा है कि कौन सी अशुद्ध रक्त का, तो उसमें एक ही आती है, पल्मोनरी धमनी। ठीक है, फेफड़े में रक्त पहुंचता है और अशुद्ध रक्त होता है। हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त व बाएं भाग में शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त रहता है। इसका पीएच मान 7 से 7.5
4 होता है। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया मैंने समझाई हुई है कि पल्मोनरी धमनी क्या करता है और आर्टरी इसको बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी ये क्या करती हैं, और आर्टरी जो दूसरी होती है रोटा वगैरह वो क्या करती हैं। तो पूरी प्रक्रिया हमने वीडियो में डिस्कस की हुई है। कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता? तो कौन नहीं करता? रिसस वेक्टर। कोलेस्ट्रॉल का रिसस फैक्टर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, रिसस फैक्टर होता है, बंदर में पाया जाता है ये। ठीक है, ब्लड ग्रुप में इसका प्रयोग किया जाता है। कम घनत्व लिपोप्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन लिपोप्रोटीन, उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन और डिब्बा बंद प्रोटीन कैट, ये सब कोलेस्ट्रॉल से संबंधित है, लेकिन रिसस फैक्टर नहीं है। रिसस बंदरों के शोध के संबंध में एंटीजन पाया जाता है। अधिकांश मनुष्यों में लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर एक एंटीजन जिसे RH भी कहा जाता है दिखाई देता है। RH के बीच असंगति एक माँ और उसके बच्चे के लिए गंभीर बीमारी का कारण हो सकता है, जबकि रिसस फैक्टर कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से क्या स्थिर होता है? तो दिल अस्थिर पूछा होगा। निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थिर होता है? अच्छा, आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के, तो आंतरिक गति जो होती है वो निर्धारक, पूरी शरीर की निर्धारक गति कौन 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 हमारे शरीर में रक्त को निर्धारित कर रहा है? पूरे शरीर की गति को दिल कर रहा है। आगे चलते हैं। आंतरिक गति निर्धारक ये हमने पढ़ लिया है। क्वेश्चन A, B और O खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया? तो कार्ल लैंड स्टीनर। तो जो हमारे ब्लड ग्रुप है वो पूछना चाह रहा है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो लैंड स्टीनर जी ने मात्र 3 समूह A, B और O की खोज की। ठीक है, और चौथे की स्टुलरी ने कैस्टिलो और स्टुलरी ने चौथे की जो A, B है इसकी खोज का पता लगाया था। तो लैंड स्टीनर जी ने कितना बताया था? A, B और O। एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? तो 5 लीटर खून होता है। ये हमने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि 5 लीटर खून उसमें होता है, 5 लीटर खून पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप में बताता है? तो इकोकार्डियोग्राफ हृदय का जो भी अधिक उपयुक्त रूप से बताता है हृदय के कार्य को, तो इकोकार्डियोग्राफ इसका किया जाता है। हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है। यह विशेष रूप से हृदय वाल्व के रोगों का आकलन करने के लिए उपयोग है। इकोकार्डियोग्राम यानी कि ECG। ठीक है, ECG की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोल सकते हैं। ठीक है, इकोकार्डियोग्राम भी बोल सकते हो और इकोकार्डियोग्राम का तो कार्य है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो ECG के द्वारा दिल की धड़कनों का निर्धारित किया जाता है। ठीक है, विद्युत तरंगों के द्वारा दिल की बीमारी का पता लगाया जाता है। और स्टेथोस्कोप जो रोगी के रक्त संचार का, जो रक्त का दाब होता है वो स्टेथोस्कोप से पर रक्त संचार का पता लगाया जाता है। मानव रक्त में pH का लगभग मान कितना होता है? तो 7.4, ये हमने पढ़ लिया पहले भी। pH मान इसका पावर ऑफ हाइड्रोजन pH की फुल फॉर्म होती है। यहाँ से आपको पता लगा कि पावर ऑफ हाइड्रोजन pH की फुल फॉर्म क्या होती है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। AB रक्त वाला एक व्यक्ति क्या, इसमें से सही बताना है, किसी भी वर्ग के रक्त को ले सकता है? तो AB रक्त वाला किसी का भी रक्त ले सकता है, इसमें सही है। आगे चलते हैं। और O वाला किसी को भी रक्त दे सकता है। सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में pH की सीमा कितनी होनी चाहिए? तो सामान्यतः रक्त की जो सीमा होनी चाहिए pH की 7.35 से 7.45 तक। सामान्य अगर शरीर है किसी का सही सलामत, तो उसमें जो pH होना चाहिए रक्त का वो 7.35 से 7.45 तक होना चाहिए। ये कुछ रक्त समूह यहाँ पे रक्त के बारे में, रक्त कह रहा हूँ, ये pH मान दिए हुए हैं कुछ चीजों के, ये आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, समुद्री जल का 8.4, रक्त का 7.3 से 7.5, लार का 6.5 से 7.5, दूध का 6.4। ठीक है, मानव मूत्र का
4.8 से 8.4 तक, ये डिपेंड करता है कि कौन कितना स्वस्थ है। शराब 2.8 से 3.8, सिरका 2.4 से 3.4 और नींबू 2.2 से 2.4 तक। धमनियों का वहन, धमनियां रक्त का वहन करती हैं जो कि भरी होती हैं। तो किससे भरी होती हैं? ऑक्सीजन से भरी होती है। धमनियां रक्त का वहन करती हैं और ये ऑक्सीजन से भरी होती है। केवल पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अशुद्ध रक्त प्रवाहित कहाँ होता है? पल्मोनरी धमनी में होता है। यह रक्त वाहिनियों में हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। धमनियां कहते हैं इनको। जबकि पूरे शरीर में प्रवाहित रक्त अशुद्ध रक्त को एकत्रित कर पुनः हृदय तक पहुंचाने में कौन काम करती है? वेंस, सिराएं। ठीक है, ये पूरी की पूरी कहानी से आपको वीडियो में अलग अलग सारी वीडियो में समझाई हुई है। प्लाज्मा जो रक्त का एक संघटक है, तो वो क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। प्लाज्मा एक द्रव्य है। प्लाज्मा रुधिर का आधारभूत मैट्रिक्स है जो रुधिर का 15 से 60%, 55 से 60% भाग होता है। प्लाज्मा में 90 से 92% जल पाया जाता है और 8 से 10% प्रोटीन, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, ये आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है, इसको पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। कौन सा विकल्प लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में सही नहीं है? तो लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में जो इसकी लंबाई है, ये इसमें क्वेश्चन में सही नहीं है। 5.7 जो ये दी हुई है, ठीक है, ये इसमें सही नहीं है। लाल रुधिर कणिकाएं और सारा काम करेंगी, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन भी करेंगी और वर्त्य और अभ्यावतल भी होती हैं और हीमोग्लोबिन में मौजूद भी होता है। ठीक है, आरबीसी के बारे में आपने जान लिया। कौन सी नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्र करता है? तो सुपीरियर वेना कावा। पूर्ववर्ती हिस्सा सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा होती है। सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा क्या होती है, ये आपको पता लगा होगा वीडियो देख करके। वहां पर क्या होती है सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर। मैं डिस्कस कर देता हूँ। जो हमारे शरीर में से ऊपरी हिस्सा, यानी कि गर्दन के ऊपरी हिस्से या गर्दन, हमारे दिल के ऊपरी हिस्से से कह सकते हो, दिल जहां पर है उससे ऊपरी हिस्से का जो भी हिस्सा है हमारा, उसमें से जो ब्लड को लेकर आती है वो सुपीरियर वेना कावा में आता है। और जो नीचे का हिस्सा होता है, दिल के नीचे का हिस्सा, पूरा शरीर जो होता है, पेट हो गए, पैर हो गए, हाथ हो गए, ठीक है, ये पूरे जो शरीर हो गया, इनसे जो खून आता है वो इन्फीरियर वेना कावा में आता है। ठीक है, तो इसने यही पूछा है कि नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों, ठीक है, पूर्ववर्ती हिस्सों को इसने ऊपर वाले हिस्सों को माना है, तो इसे सुपीरियर वेना कावा में ये आता है। आगे चलते हैं। वह विकल्प चुनिए जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। तो कौन नहीं है? शरीर के भार का लगभग कितना होता है? 7 से 8% होता है वो, जिसमें 17 से 18 कर दिया है यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा। ये हमने डिस्कस कर लिया, बाकी सब सही है। 115 से 120 दिन उसकी एज होती है। तीसरा ऑप्शन भी सही है। दूसरा ऑप्शन में व्यक्ति में लगभग 6 से 8 लीटर खून होता है, ये भी सही है। और एक संयोजी ऊतक है, जो हमारा रक्त होता है वो एक संयोजी ऊतक है, ये भी। ऊतकों के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो ये आपको पता लग जाएगा कि एक संयोजी ऊतक है। ठीक है, वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो कौन नहीं है? रक्त उच्च दाब पर झटके से और तेजी से उनमें बहता है। तो जो संवहनी तंत्र के संबंध में है, ये उसमें गलत है। रक्त उच्च दाब पर झटके से और तेजी से उनमें बहता है, ऐसा नहीं है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब सही है। मानव हृदय का आकार एक बंद मुट्ठी, आप अपनी मुट्ठी बंद करिए तो ऐसा आपको जब आप मुट्ठी बंद करेंगे तो मुट्ठी में आपका जैसा आकार बनता है वैसा आपके मानव हृदय का आकार होता है। ठीक है, वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो संवहनी तंत्र, रक्त कम दाब पर और उनमें झटके से और तेजी से बहता है, ये हमारा गलत हो गया था। आगे चलते हैं। मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्नलिखित में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता? तो एरिथ्रोसाइट जो होती हैं, एरिथ्रोसाइट किसको बोलते हैं? रेड ब्लड कार्पल्स,
आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है, और जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती है उनको लिम्फोसाइट बोलते हैं। तो आरबीसी में क्या बोल रहे हैं, केंद्रक किस में नहीं पाया जाता, तो केंद्रक आरबीसी में नहीं पाया जाता। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जो कि हड्डियों के बीच में होती है अस्थि मज्जा, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड, ठीक है, फोलिक एसिड होता है, आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। 100 से 120 दिन का होता है यह विकल्प, वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो कौन सही नहीं है इसमें, डी सही नहीं है। तो जीवन काल जो होता है वो 115 से 120 दिन होता है, ना कि 15 से 20 दिन, ठीक है, आरबीसी का। रक्त को सामान्य रिवर ऑफ लाइफ, रक्त को सामान्यतः रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है। तो जिंदगी की नदी, रिवर ऑफ लाइफ। वह शरीर का लगभग 7 से 8% का भार होता है उसमें, और उच्च दाब पर झटके से और तेजी से बहता है रक्त, ठीक है, ये सही है। आगे चलते हैं। रक्त एक ऊतक है, डैश ऊतक है, तो संयोजी ऊतक है। अभी हमने बात की कि कैसा ऊतक है, संयोजी ऊतक, पिछले क्वेश्चन में अभी बात हुई थी। हीमोग्लोबिन में हीम नामक वर्णक की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं हैं, तो सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी होती हैं, तो आकार में सबसे बड़ी कणिकाएं श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, जो इनको डब्ल्यूबीसी कहते हैं, और इनका जो व्यास होता है 12 से 15 माइक्रोमीटर तक होता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी की आकृति स्थायी न होकर अमीबा की तरह परिवर्तनशील होती है, ये सब डिस्कस किया हुआ है वीडियोस में। आगे चलते हैं। डैश में तंतुबंध नहीं होते, तो रक्त में तंतुबंध नहीं पाए जाते। संयोजी ऊतक को कोमल ऊतक से लेकर एक विशेष प्रकार के ऊतक जैसे उपास्थि, अस्थि, वयस ऊतक और रक्त सम्मिलित है। रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतकों में संरचनात्मक प्रोटीन का तंतु स्रावित होता है, ठीक है, तो इसमें नहीं होता है। जैसे कोलेजन और इलास्टिन, जिसे कोलेजन और इलास्टिन कहते हैं, ठीक है, ये ऊतकों को शक्ति और प्रत्यास्था, लचीलापन प्रदान करते हैं। रक्त, अब इस ऊतक को तो लचीलेपन और शक्ति की जरूरत नहीं है ना, ये तो बहेगा, ठीक है, तो इसमें ये चीज नहीं होती, कोलेजन और इलास्टिन नहीं पाया जाता। लेकिन ये एक ऊतक है, संयोजी ऊतक है। यह कुछ चिपचिपा और लाल रंग द्रव्य एवं एक जीवित ऊतक है। यह प्लाज्मा और रक्त कणों में मिलकर बनता है। रक्त कण 3 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। तो ये पूरे का पूरा हमने रक्त के बारे में डिस्कस किया हुआ है कि रक्त किन से बनकर मिलकर बना होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इनसे मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु है, तो हमारा फेरस, जो हमारा लोहा होता है वो होता है इसमें। शुरुआत से बात हो रही है हीम प्लस ग्लोबिन। हीम के कारण रक्त का रंग लाल होता है और ग्लोबिन लोह युक्त प्रोटीन होता है, ठीक है। हृदय पेशी कोशिकाएं होती हैं, तो कैसी होती हैं, बेलनाकार होती हैं, ठीक है, शाखा युक्त होती है और एक नाभिकीय होती है, यूनी न्यूक्लिएट, ठीक है, इनको बोलते हैं। इसका आकार याद रखिएगा, बेलनाकार, शाखा युक्त एवं एक नाभिकीय। हृदय पेशियां डैश होती हैं, तो हृदय पेशियां कैसी होती हैं, बेलनाकार, शाखित और एक नाभिकीय। याद रखिएगा, हृदय पेशी बेलनाकार होती है, ठीक है, और शाखीय होती है और एक एकल नाभिकीय होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है, तो कौन है, धमनी। कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और रक्त में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है, तो धमनियां जो होती हैं यही हमारे शरीर में पूरा में रक्त को संचारित करती है, हमने पढ़ा है। जो नलिकाएं हृदय से निकलकर रुधिर, ब्लड को शरीर को विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं, उन्हें धमनी कहते हैं, आर्टरीज इनको बोलते हैं। और ये कैसी होती है, ऑक्सीडाइज जो ब्लड होता है उसको ये लेके जाती है, ऑक्सीजन युक्त जिसको बोलते हैं। हृदय चक्र क्या है, हृदय के संकुचन और स्थिरीकरण का एक चक्र, एक बार संकुचित होगा, एक बार स्थिरीकरण, ठीक है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में होता है ना वो, तो वो होता है।
1 मिनट में 72 बार ये धड़कता है। इसका पूरा कार्डिक सर्कल के बारे में मैंने पूरी कार्डिक साइकिल को एक वीडियो में समझाया हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। कार्डिक साइकिल के नाम से ही शायद पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए। डैश को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। तो किसको? हृदय को। हृदय में 4 भाग थे, जिसमें कि राइट आर्टरीज, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, ऐसे करके लेफ्ट आर्टरीज, लेफ्ट वेंट्रिकल, ऐसे करके 4 होते हैं। आलिंद, ठीक है, निलय, दायां आलिंद, दायां निलय, और बायां आलिंद, बायां निलय, ऐसे 4 भाग होते हैं। फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान डैश में होता है। तो किस में होता है? कोपिकाएं होती हैं, एल्वियोली होती हैं उसमें, उसके बारे में बात की थी कि ये हवा को छानती हैं और छान करके ऑक्सीजन को रक्त में मिला देती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें से बाहर निकाल लेती है। तो फेफड़ों में क्या होती है? कुपिकाएं होती हैं, एल्वियोली उनको बोलते हैं, याद रखिएगा। किसकी तुलना सैनिकों से की जाती है? तो जो लड़ते हैं, प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं, तो जाहिर सी बात है WBC का नाम यहाँ पे आएगा। तो श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, ये हमारी सैनिक होती हैं हमारे शरीर की, ठीक है, श्वेत रक्त कोशिकाएं। इनको ल्यूकोसाइट बोलते हैं, नाम याद कर लीजिएगा, ल्यूकोसाइट भी इनको बोलते हैं। और ये रंगहीन या सफेद रंग की होती हैं। ये शरीर को संक्रामक रोगों और बाह्य पदार्थों से रक्षा करने वाली प्रणाली कोशिकाएं हैं, अतः इनकी तुलना शरीर में रोगों से लड़ने वाले सैनिकों के रूप में की जाती है। तो जो हमारे शरीर में सैनिक हैं वो किस नाम से जाना जाते हैं? वो WBC के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है? दोबारा से रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ग्रुप डी में 2018 में आया हुआ है। तो ये कौन है? ये WBC, पहला आंसर हो जाएगा। निलय की भांति आलिंद की भित्ति डैश से होती है। तो निलय की भांति आलिंद की भित्ति से, निलय की भित्ति, सॉरी, भांति नहीं है, भित्ति है। निलय की भित्ति यानी कि निलय जो होती है वो आलिंद से, निलय की भित्ति मोटी होती है, ठीक है, फिर निलय बहुत तेजी से उसे पंप करके पूरे शरीर की तरफ भेजता है, ठीक है, तो उसकी भित्ति, उसकी जो परत होती है वो थोड़ी मोटी होती है। आगे चलते हैं। कौन सा WBC में के बारे में सही नहीं है? तो WBC के बारे में कौन सही नहीं है? इसका आकार। तो WBC का जो आकार है ये 18 से 25 माइक्रोमीटर नहीं होता, ठीक है। आकृति अमीबीय या वृत्ताकार होती है, इसका सही है। सैनिक के रूप में इसको जाना जाता है, तीसरा भी सही है। और डी हमारा इसमें केंद्रक होता है, बिल्कुल होता है। तो अब किसमें नहीं होता केंद्रक? RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता। तो WBC के बारे में इसका आकार अनिश्चित होता है, ये हमने, क्योंकि इसका आकार हम कोई आकार नहीं लिख सकते, तो इसका आकार होता ही नहीं है, तो इसका आकार लिख ही नहीं सकते, इसका आकार निश्चित आकार नहीं होता, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संवहनी तंत्र के बारे में सच है? तो संवहनी तंत्र जो होता है, रक्त एक प्रकार का, पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या होता है। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। रक्त के तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। प्लाज्मा में लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स होती है। 3 चीजों से रक्त बना होता है प्लाज्मा हमारा। प्लाज्मा में प्रोटीन नामक हार्मोन होते हैं। रक्त गैसों, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जित पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। तो इसमें कौन गलत हो गया? रक्त सफेद या लाल संवहनी संयोजी ऊतक है, तो ऐसा नहीं है, डी इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है, इसमें डी गलत हो जाएगा। और पढ़ लेते हैं। तो RBC का जो जीवन काल होता है 115 से 120 दिन होता है, ठीक है। शरीर का वजन 7 से 8% का होता है, इस वजन का जो हमारा खून होता है, और व्यक्ति में 6.8 लीटर खून हो सकता है, ठीक है। हृदय मेम्ब्रेन, झिल्ली जो होती है उसकी 2 परतों से ढका रहता है। इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? तो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन इसको कहा जाता है। हृदय मेम्ब्रेन 2 परतों से ढका रहता है, तो कौन सी होती है? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, याद रखिएगा। तो इन झिल्लियों को पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये हृदय के लिए खोल और कवर का काम करती हैं, ठीक है। हृदय की दीवारें 3 परतों से मिलकर बनी होती हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंड्रोकार्डियम। इनमें पेरिकार्डियल द्रव होता है। पेरिकार्डियल क्या भरा होता है? द्रव भरा होता है, ठीक है।
जो फेफड़ों का डायफ्राम के संकुचन और गति के वक्त उनके प्रभाव से हृदय को बचाता है। रक्त को धमनियों से सिराओं में जिन शुष्क नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है केशिकाएं। केशिकाएं क्या होती हैं? क्या कहा इसने? रक्त को धमनियों से सिराओं में, जब धमनियों से सिराओं में रक्त जाएगा तो वो किसके थ्रू जाएगा? वो केशिकाओं के थ्रू जाएगा। ठीक है, केशिकाएं उनको बोलते हैं। पुरकिंजे तंतु डैश में विशिष्ट, तो हृदय में स्नायु तंतु होते हैं। पुरकिंजे तंतु हृदय में स्नायु तंतु में विशिष्ट होते हैं। मनुष्यों की सामान्य स्पंदन दर, पल्स रेट कितनी होती है? तो ये होती है 70 से 80 बीट प्रति मिनट, पल्स रेट जो होती है। हमारे त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? केशिका कहा जाता है। छोटी रक्त वाहिकाओं को केशिका कहा जाता है। इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति को नियंत्रित करता है? तो पेसमेकर। पेसमेकर इसको नियंत्रित करता है। पेसमेकर लगाते हैं ना, उस पेसमेकर से रोगियों को हृदय की गति को नियंत्रित किया जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो में जितने भी हृदय के परिसंचरण से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं अब तक रेलवे वगैरह में, वो मैंने सारे डिस्कस कराने की आपको कोशिश की है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।